बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा लाइव सेशन है और आज के सेशन में हम गुफ्तगू करेंगे कुछ मार्केट पर और कुछ आप हजरात के सवाल जवाब पर। इस पे एक दोस्त ने मेरे हुलिये के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तबसरा किया है कि ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़बारी में हम क्लास ले रहे हैं। तो भाई मैं एबटाबाद में बैठा हूँ और एबटाबाद में इस वक्त अच्छी खासी ठंड हो रही है, मतलब कुछ इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन बहरहाल है, ठंड इतनी है कि आपको कुछ ना कुछ पहन के ओढ़ के बैठना पड़ता है। हीटर भी अगरचे चल रहा है लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ पहनना पड़ता है। तो इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, सबसे पहली चीज तो हमारी ये है, हमने गुज़श्ता 3 से 4 दिन में क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा क्रैश देखा है, जिसमें मार्केट 89,600 से लेके, बल्कि उससे भी ऊपर से जो है ना, तकरीबन 90,500 से लेके प्राइस नीचे आई है और नीचे आके 75,719 तक गई है। अच्छा, इससे पहले भी मार्केट इसी बॉक्स के अंदर ही चल रही थी, लेकिन मैंने इससे पहले किसी भी डाउन साइड मूवमेंट को क्रैश नहीं कहा। उसकी वजह जो गुज़श्ता हमारे सेशंस वगैरह में भी गुफ्तगू हुई थी, वो यही हुई थी कि ये साइडवेज मार्केट थी। इसमें कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बस इसी तरीके से एक सिस्टम और एक सिलसिला बस इसी तरीके से चलता जा रहा था। और मेरा ख्याल ये है कि उस वक्त शायद ये वाली कैंडल नहीं बनी थी और हमने यहाँ तक जो है ना इसकी एक लिमिट वो की थी, मुकर्रर की थी। मुझे याद ये पड़ता है, मैं कोई यकीनी तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने इसके हिसाब से इसकी लिमिट मुकर्रर की थी। तो प्राइस बहरहाल वो तो एक अपनी तरतीब से चलती है। लेकिन एक बात जो मैं काफी अरसे से कहता आ रहा हूँ वो ये है कि ओवरऑल मार्केट जो है इस वक्त हमारी वो बेयरिश मार्केट है। सही है, ये बुलिश मार्केट नहीं है। और उसकी वजह यह है कि आलमी तौर पे माशी मसाइल वो काफ़ी ज़्यादा हैं, आलमी तौर पे जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो कुछ अच्छी नहीं है। मुल्कों के जो आपस में मामलात चल रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। और अब अगर जैसे जेफरी एप्स्टिन फाइल्स जो लीक हुई हैं और उनके अंदर ट्रंप का बार बार नाम आया है, और अगर किसी किस्म का सियासी हंगामा खड़ा होता है तो वो भी एक अपनी जगह पर होगा। पहले ही वहां पे कुछ हंगामे वगैरह वो चल रहे हैं, उसके अलावा जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं उनसे जो है ना कांग्रेस को बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। और फिर अगर साथ में ये भी आ जाता है तो हो सकता है कि कुछ हलचल नजर में आए। वैसे अमरीकी कानून ऐसा है नहीं कि आप इतनी आसानी से जो है ना किसी सदर को वो कर लें। सदर को कई किस्म के न सिर्फ खुद इस्तिस्ना होते हैं बल्कि दूसरों को भी इस्तिस्ना दे दिया करता है। लेकिन ओवरऑल एक चीज तो है। और उसके अलावा जो ये ईरान और अमेरिका का सिलसिला चल रहा है तो ये एक सामने हमारे आया हुआ है। ईरान और अमेरिका की जो अभी मौजूदा सिचुएशन चल रही है, तो ये उम्मीद है कि अगले चंद दिनों के अंदर ये साफ हो जाएगी। चंद दिनों से मतलब हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ये साफ हो जाएगी। क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है? तो अगर हम देखें तो अमेरिका को ईरान पे हमला करने का बज़ाहिर कोई फायदा नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं चल रही जिसकी वजह से अमेरिका ईरान पे हमला करे। क्या करेगा वो उस पे हमला करके? ये जो बात होती है ना कि अमेरिका ईरान के जोहरी मंसूबे के खिलाफ है, जोहरी मंसूबा नहीं बनना चाहिए, ये सिर्फ सामने दिखाने की होती है। ये जाहिर सी बात है, इससे कोई ताल्लुक इसका होता नहीं है। दुनिया मफादात पे चलती है। अगर ईरान एटम बम बना भी लेता है तो अमेरिका के मफादात में उससे कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान ने भी बना लिया था मुसलमान ममालिक में। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया में और बहुत सारे उनके पास है। शुमाली कोरिया के बारे में भी कहा जाता है कि इसके पास भी मौजूद है, अगरचे उसने अभी तक शो नहीं किया। तो अमेरिका को इससे कोई इतना मसला नहीं है, एटम बम कोई मुल्क चलाता भी नहीं है, ये इतनी आसानी से नहीं चलाया जाता। लेकिन जो असल चीज होती है वो मफादात का खेल होता है। तो ईरान से इस वक्त अमेरिका को तेल मिल सकता है, और इस वक्त तेल वो चीज है जिसके लिए अमेरिका पागल हुआ हुआ है। तेल और रेयर अर्थ मिनरल्स, इन दो चीजों के लिए अमेरिका इस वक्त पागल हुआ हुआ है। और ट्रंप वैसे ही जो है ना वो चूंकि बिजनेस माइंड रखता है, तो वो उसका टारगेट ही ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस किया जाए और किसी तरीके से बिजनेस और ताकत और इन सब को इस्तेमाल करके हम जो अमरीकी मईशत है उसको स्टेबल कर लें। क्योंकि अमरीकी मईशत के अंदर जो तबाही आ रही है वो सिर्फ हमें नहीं नजर आ रही, बल्कि वो इन बड़ों को भी, ट्रंप वगैरह को, इन लोगों को भी नजर आ रही है। क्योंकि वो एक जमाने से उसी मईशत के अंदर हैं, एक जमाने से वो उसी में जो है ना उनका सारा सिलसिला गुजर रहा है, तो वो तबाही आती हुई उनको भी नजर आ रही है। तो उस तबाही के आने से पहले पहले अमेरिका के पास इतने वसाइल आ जाएं
कि किसी तरीके से वो 5 से 10 साल जो है ना वो गुजार ले, तो इतने अरसे में हो सकता है वो अपने आप को संभाल ले। अगर नहीं भी संभाल सकते तो भी ट्रंप का दौरे हुकूमत तो खत्म हो जाएगा ना, वो अपना वो कर लेगा, मैंने संभाल लिया अमेरिका को, आगे जो भी होता है सो होता रहे। तो ईरान और अमेरिका का जो मौजूदा मामला चल रहा है, इसमें बज़ाहिर अमेरिका को हमला करने से कोई प्राइमरी बेस पर, कोई बिल्कुल बुनियादी अगर हम कहें तो उसको कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है। तो ज्यादा ये हो सकता है कि अमेरिका और ईरान का आपस में मुआहदा हो जाए, और मुआहदा होने के बाद अमेरिकी कंपनियों को वहां से तेल निकालने की इजाजत मिल जाए। उसके बदले ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां नरम हो जाएं, आईएमएफ वगैरह उसको कर्ज देना शुरू कर दें, तो ये सारा मामला जो है ना वो निमट जाएगा, ये सारा मामला सुलझ जाएगा। एक जमाना होता था कि ईरान और अरब ममालिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ थे ना, सऊदी अरब वगैरह। तो उस वक्त भी फिर कोई बात बनती थी कि अमेरिका वो सऊदी अरब के साथ हलीफ है, जाहिर सी बात है, और सऊदीया से जो है ना तेल निकलता है वो अमेरिका जाता है। अब वो वाली सूरत हाल भी नहीं है, सऊदीया और ईरान भी जो है ना अब आपस में साथ भाई भाई हैं और एक साथ हैं। तो अब इस वक्त जो है ना सिचुएशन ये ज्यादा हो सकती है। अगर ये मुआहदा मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर अमेरिका की अगली कोशिश होगी कि वो किसी तरीके से रिजीम चेंज ऑपरेशन करे। और वो रिजीम चेंज ऑपरेशन छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। बाकायदा जो है ना इसके लिए एक हमला भी किया जा सकता है, और छोटे मोटे धमाके भी हो सकते हैं, जैसे आज या गालिबन कल 3-4 जो है ना वो धमाके ईरान में सुने गए। तो इस तरीके का भी सिस्टम हो सकता है। इंटरनली ईरान की जो इंटेलिजेंस सिचुएशन है और ईरान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत कमजोर है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो कल बलूचिस्तान में हुआ, अल्लाह पाक जो है ना हमारे मुल्क को ऐसी मुसीबतों से निकालें। तो ये जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, ये भी ईरान से ज्यादा बेहतर है। ईरान में तो सिचुएशन ऐसी है कि उसके अंदर ड्रोन मौजूद होते हैं, अंदर मिसाइल मौजूद होते हैं, और अहम उनके अंदर इलाकों के अंदर मौजूद होते हैं, और बिल्कुल निशाना बना के एक जो है ना उसके ऊपर फ्लैट के ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो ये तरीका भी हो सकता है। तो वो रिजीम चेंज इसलिए कोशिश करेगा कि जो अगली आएगी वो शायद जो है ना हमारी हामी हो, और वो वहां से तेल निकालने का सिस्टम कर सके। वेनेजुएला पर हम लोग जानते हैं कि अमेरिका ने जो है ना इस तरीके से किया, और वहां पे जो है ना पूरा जो है ना रजीम चेंज का सिस्टम कर लिया। लेकिन मसला यह है कि वेनेजुएला से जो ऑयल निकलता है वो अमेरिकी रिफाइनरी के जो है ना काम का नहीं है। और रिफाइनरी उसके किसी हद तक वो उसको रिफाइन करने के काबिल है, लेकिन जब वो मजीद उसको काबिल होगी तो 3-4 साल कम से कम गुजर चुके होंगे, और इस दौरान में जो है ना ट्रंप की हुकूमत गुजर जाएगी, तो वो इतना ज्यादा उसके कोई फायदे का नहीं है। हैवी ऑयल और लाइट ऑयल वगैरह का फर्क होता है। तो ये जो अमरीकी सिचुएशन है वो बज़ाहिर हमें इस तरह नजर आ रही है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं, मैं ये नहीं कह सकता कितनी पक्की हैं कितनी नहीं है, लेकिन ये भी खबरें हैं कि चीन और रूस ये ईरान के साथ मिलकर समुद्री मशकें जो है ना करेंगे। तो अब जिस वक्त चीन और रूस उस हिस्से में पहुंचेंगे मशकें करने के लिए, तो उसके बाद अमेरिका के लिए वहां पे हमला करना ये तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। ऐसी जगह पे कोई इतना खतरे वाला काम खतरा मोल नहीं लेता। बाहर से हमला करना मुश्किल हो जाएगा, इंटरनली अगर कुछ करे तो वो करे। तो उससे पहले पहले ही जो कुछ उठापटक है वो उम्मीद है हो जाएगी। अब मुझे डेट मेरे जहन में नहीं है कि किस तारीख को जो है ना ये आपस की मशकें इनकी शुरू हो रही हैं। तो ये चीज भी एक अपनी जगह पर मौजूद है। तो ओवरऑल जो मार्केट है वो मार्केट ये इस वक्त बेयरिश सिचुएशन में है, इस सारी चीज की वजह से। ये सब जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से ये सारी मार्केट एक शदीद प्रेशर में है। और अगर आप ये देखें कि अमेरिका ने कुछ दिन पहले जो बयान दिया था कि अब हमारी जो टोटल तवज्जो होगी वो सिर्फ मगरबी कुर्रे पर होगी, यानी सिर्फ जो वेस्टर्न जो हाफ है दुनिया का उसी पे जो है ना तवज्जो होगी। तो उससे ये अंदाजा होता है कि वो भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि जो हमारा एक होल्ड होता था वो होल्ड बड़ी रफ्तार से टूट रहा है। और इस टूटते हुए होल्ड में जो चीजें अभी जो मुल्क जो है ना सामने आ रहे हैं, तो एक तरफ चीन और रूस जो है ना वो सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका का वो अपना वो बन रहा है। पाकिस्तान और इंडिया इसके अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इंडिया ने अपने मायदे किए हैं यूरोपीय यूनियन से। वैसे भी जने अमेरिका ने एक और भंड मारा हुआ है ग्रीनलैंड वाला, तो उसकी वजह से यूरोपीय यूनियन और जो नेटो कंट्रीज हैं वो वैसे ही जो है ना थोड़ा सा परेशान हो गए हैं कि यार अब हम इनके साथ मामलात इस पर भरोसा किस हद तक रख सकते हैं। ग्रीनलैंड अमेरिका को लाजमी चाहिए, क्योंकि आर्कटिक में जो बर्फ पिघल रही है उसके नीचे सबका अंदाजा यह है कि तेल भी निकलेगा, गैस भी निकलेगी, और अल्लाह बेहतर जानता है क्या क्या निकलेगा। वो सब निकाल के पूरी दुनिया की तबाही कर देंगे, क्योंकि जब जमीन से आप चीज निकालते हैं
तो जो ईंधन जमीन के नीचे था उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड बना के हवा में छोड़ देते हैं। तो दरख्तों के जरिए उसको वापस जाने में कई हजार साल चाहिए होते हैं। तो वो कई हजार साल तो नहीं हो सकते, तो दुनिया दिन ब दिन वो खराब होती जा रही है। और मेरा एक अंदाजा है, इस पे कोई वो नहीं करनी चाहिए। हदीस मुबारक में आता है कि जब दज्जाल आएगा तो उससे पहले 3 साल बहुत शदीद कहत साली होगी। तो जब वो आएगा तो वो जमीन को हुक्म देगा, तो जमीन से जो है ना वो सब्जा निकलना शुरू हो जाएगा और लोगों को अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। तो लोग उसके ऊपर ईमान ले आएंगे। तो एन मुमकिन है वो इन्हीं चीजों का जो है ना कोई नतीजा निकले। लेकिन बहरहाल ये तो एक वैसे अंदाज है। तो एक तरफ वो ग्रीनलैंड वाला उसकी वजह से मसला है, दूसरी तरफ कनाडा की वजह से मसला है कि कनाडा ने जाके चाइना से मुआहदात वगैरह करना शुरू कर दिए हैं। तो इस वक्त इंडिया और यूरोपीय यूनियन आपस में मुआहदात कर रहे हैं। इंडिया और मुत्तहदा अरब इमारात ने आपस में मुआहदा किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में मुआहदा किया हुआ है। तुर्की का बीच में ये कहा जा रहा था कि वो भी जो है ना मुआहदों में शामिल होगा, लेकिन कल तुर्की ने इससे इनकार कर दिया कि मैं किसी ऐसे डील के अंदर शामिल नहीं हूं। लेकिन ये कल तक के लिए इनकार है, और ये इस तरह के इनकार और इकरार ये रात दिन के अंदर तब्दील हो जाया करते बाज औक़ात। तो ओवरऑल ये दुनिया की सिचुएशन है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम ये समझें कि रिस्की एसेट्स ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। रिस्की एसेट्स जो है ना वो इतना अच्छा परफॉर्म ऐसी सिचुएशन के अंदर कर ही नहीं सकते। उसके बावजूद हमने ये देखा है कि स्टॉक मार्केट ये काफी ज्यादा टॉप जो है ना अपने बनाती रही है गुज़श्ता साल के आखिर तक। गोल्ड और सिल्वर वो अभी परसों तरसों तक हमने देखा कि जो है ना वो बहुत टॉप पे चल रहे थे। ये बात मैं अक्सर कहता रहता हूं कि मार्केट में नॉर्मली एक वक्त में एक चीज ऊपर जाती है, या गोल्ड सिल्वर ऊपर जाते हैं या स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। अगर एक ही वक्त में आपको गोल्ड सिल्वर भी ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट भी आपको ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, तो ये एक इंतहाई कंफ्यूज सिचुएशन होती है। और इस कंफ्यूज सिचुएशन में इसका मतलब ये होता है कि जो पुराने लोग हैं, मार्केट के पुराने खापड़ हैं, वो तो गोल्ड और सिल्वर ले रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है उनको उसी में जो है ना ये समझ में आ रहा है। और जो नए लोग हैं वो घुस रहे हैं इस मार्केट के अंदर। तो अब दोनों में से कोई एक तो क्रैश होगा, क्योंकि कब तक ये सिस्टम इस तरीके से चलता रहेगा। पैसा जितना मार्केट के अंदर है इसकी एक लिमिट है ना। अमेरिका में क्यूई नहीं चल रही, दुनिया के बहुत से ममालिक के अंदर जो है ना इतना पैसा इस वक्त मौजूद नहीं है जो इन मार्केटों के अंदर बेधड़क जो है ना जाता रहे। इतना कोई पैसा मौजूद नहीं है। तो जब इतना पैसा मौजूद नहीं है तो पैसा जो जा रहा है उसकी एक हद है ना, फिर वो एक वक्त में जाना रुकेगा, और रुकने के बाद किसी एक में क्रैश आएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो क्रैश आएगा ये क्रैश स्टॉक मार्केट में पहले आएगा। आप कहेंगे कि कल तो जो है ना गोल्ड मार्केट भी क्रैश हो गई, सिल्वर मार्केट भी क्रैश हो गई। तो उसके लिए मैं एक चार्ट जो है ना आप लोगों को दिखाता हूं। पैक्स जी यूएसडीटी का, पैक्स जी हम जानते हैं कि गोल्ड बैक्ड कॉइन है। सही है, और ये जाहिर सी बात है इस तरह गोल्ड चल रहा होता है इसी तरीके से ये उसी हिसाब से जन इसकी कीमत चल रही होती है। आप अगर पैक्स जी के वनडे का चार्ट देखें तो आपको नजर आएगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों में बहुत कम जो है ना रेड कैंडल्स बनी थी और ज्यादातर ग्रीन कैंडल्स बन रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे इसने बॉलिंजर बैंड को ब्रेक किया, और फिर हमें नजर आता है एक दिन छोड़ के अगले दिन ब्रेक किया, फिर मुस्तकिल करता रहा, फिर यहाँ पे नीचे आया, और फिर यहाँ पे इसने जो है ना बॉलिंजर बैंड को ब्रेक किया और बिल्कुल ऊपर चला गया। अगर आप नीचे आरएसआई को देखें तो आरएसआई 97 पर पहुंच गया था। 97 आरएसआई का मतलब है इंतहाई हाई, बहुत ज्यादा हाई। इधर तक जो है ना आरएसआई पहुंच गया था। तो जब इतना ज्यादा ओवरबॉट बॉट हो जाता है तो फिर उसका मतलब होता है कि ये ओवरबॉट खत्म तो होगा ना, तो वापस नीचे तो आएगा। नॉर्मली मार्केट इसी तरीके से चलती हैं। और गोल्ड जैसी मार्केट जिसके अंदर इतनी दुनिया का पैसा लगा है, ये तो इंडिकेटर्स के बहुत करीब चलती है। मैं बीटीसी में कहता हूं कि उसके अंदर इंडिकेटर बहुत ज्यादा काम करते हैं क्योंकि उसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। तो गोल्ड का मार्केट कैप तो वो बहुत ही ज्यादा है उससे। तो उसके अंदर जाहिर सी बात है मार्केट जो है ना वो इसी तरीके से चलती है। तो ये जो क्रैश है ना ये क्रैश नहीं है, ये सिर्फ ओवरबॉट टूटा है। तो ये बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया था, इसका आरएसआई भी ओवरबॉट हो गया था, इसका बॉलिंजर बैंड भी ओवरबॉट हो गया था, इसका एमएफआई भी ओवरबॉट हो गया था। ये इसमें बहुत ज्यादा दुनिया का पैसा लग गया था, तो फिर जाहिर सी बात है क्रैश तो आना था। अगर यहां से इसकी मार्केट ये दोबारा नीचे की तरफ चलने लग जाता है मुस्तकिल, तो फिर तो हम कहेंगे हाँ भाई ये इसने जो है ना अपना रुख तब्दील कर लिया है। और इस पे जाहिर सी बात है हमें हैरत होगी क्योंकि इसको तब्दील नहीं करना चाहिए, आलमी सिचुएशन इसके खिलाफ है। आलमी सिचुएशन कहती है कि दुनिया को गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए, यहाँ पैसा बाहर निकल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है।
तो करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हुआ तो हम कहेंगे हाँ भाई ये जो है ना वाकई चेंज हो गया है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। तो ये बस ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है ना इसको यहाँ पे इस पोर्शन में जो है ना थोड़ा सा चलना चाहिए। उसके बाद ये दोबारा से आहिस्ता 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 मूव ऊपर की जानिब लेना शुरू कर देगा। हम इसी चीज को थोड़ा सा खोलते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक बड़ी सी कैंडल थी ना डाउन साइड की, चलो उतनी नहीं होगी, वो बात अपनी जगह पे सही है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं तो ये देखें आपको अच्छी खासी बड़ी कैंडल नजर आ रही है। यहां पे आपको नजर आ रही है इधर कैंडल। इसकी विक पे नहीं जाइएगा क्योंकि ये पैक्स जी की लिक्विडिटी कम होने की वजह से विक्स जो है ना बनती हैं। लेकिन ये अगर आप देखें तो आपको बड़ी कैंडल्स नजर आ रही हैं और मुस्तकिल नजर आ रहा है कि प्राइस यहां से नीचे जा रही है। सही है। फिर प्राइस यहां से नीचे जाने के बाद इस रेंज में चलती रही चलती रही चलती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गई। तो ये एक बहुत नॉर्मल मूव है और ये नॉर्मल मूव इसी तरीके से चलती है। अब यहां ये तो बात हो रही थी गोल्ड की, सही है। तो गोल्ड में अभी पैसा आया हुआ है, मजीद पैसा आने की तवक्को है। मेरे ये कहने का ये मतलब नहीं है कि आप गोल्ड खरीदना शुरू कर दें। मैं वैसे भी फॉरेक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं क्रिप्टो मार्केट का एक्सपर्ट हूं। तो लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि जाहिर सी बात है जब हम मार्केट से उसका ताल्लुक होता है तो हमें पता ही होती हैं, और या एक कॉमन उसमें जो है ना आ रही होती है। ये मार्केट एक तकरीबन एक जैसी चल रही होती है। कुछ चीजों पे मैक्रो सिचुएशन का ज्यादा असर होगा, कुछ पे कम असर होगा, कुछ ज्यादा रिस्की एसेट्स होंगे, कुछ कम रिस्की एसेट्स होंगे। लेकिन ओवरऑल ये एक ही तरीके से चल रही होती हैं। अगर आपका किसी और मार्केट से ताल्लुक है और साथ में क्रिप्टोवर्स कोर्स से भी ताल्लुक है तो ये अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस कोर्स की जो चीजें हैं वो दूसरी मार्केटों में भी चल रही होती हैं। अगरचे मेरा ऐसा कोई दावा नहीं होता कि इस कोर्स को करने से आप दूसरी मार्केटों के माहिर बन जाएंगे। अब आ जाएं आप यहाँ पे बीटीसी पर। बीटीसी को अगर आप देखें तो यहाँ पे 1,26,199 से जो इसका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, सही है। ये पहले तो वो एक वो बड़ा वाला क्रैश आया जो कि जिसने बहुत सारे लोगों को 10 अक्टूबर को तबाह बर्बाद किया। बहरहाल वो टैरिफ की वजह से आया था। खैर ये वापस गया। फिर ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें ये पूरा जो है ना एक डाउन साइड वो था। फिर उसके बाद ये आया यहाँ पे एक साइड वेव जो है ना मूवमेंट आई। या अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा, इलियट वेव्स अब तक आप पढ़ चुके होंगे क्लासों में। तो यहाँ पे एक वेव बनी थी, फिर यहाँ पे दूसरी वेव बनी थी, फिर यहाँ पे तीसरी वेव बनी थी। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी कह लें कि एक तरीके की करेक्शन है जो यहाँ पे थोड़ी सी हमें नजर आ रही है। एलियट वेव कभी भी इंसानों की तरह नहीं बनती, वो वेव्स होती हैं। तो वेव्स वेव्स की तरह बनती हैं, कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी, इस तरीके से बनती है। और अब उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमें दोबारा जो है ना प्राइस नीचे जाती हुई नजर आ रही है। ये प्राइस यहाँ से नीचे कहाँ तक जा सकती है? तो इसके लिए सबसे पहले तो ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये जो बीटीसी वगैरह की मार्केट्स होती हैं इनका डाउन कोई भी मुकर्रर नहीं होता। तो ये कॉइन या बीटीसी की बात कर लें, बीटीसी की एक मैक्सिमम डाउन हद है, उससे नीचे वो नहीं जा सकता, और वो हद है जीरो। जीरो से नीचे नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि माइनस में हो जाए और आपको एक्सचेंज कहने लगे कि आप अपनी तरफ से हमें पैसे दे दें, ये नहीं हो सकता। तो इसकी जो है ना मतलब सबसे नीचे की जो हद है वो जीरो है। तो मैं ये बात इसलिए करता हूँ कि मतलब हम ये बात अपने जहन में रखें कि कहीं भी जा सकता है और किसी भी लिमिट को हम नीचे डाउन में बिल्कुल वो नहीं कह सकते। लेकिन हमारा एक अंदाजा होता है, एक रफ आइडिया होता है। तो रफ आइडिया के मुताबिक इसको ये 48 से लेके 60-65 के दरमियान में जा सकता है बड़ी आसानी से। और उससे नीचे जाना जरा मुश्किल से, लेकिन जा सकता है। एक चीज जो यहां पर है वो ये है कि 76 के आसपास ये जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है माइकल सेलर की, उसकी लिक्विडेशन की प्राइस कही जा रही है। जरूरी नहीं है कि ये हो, ये तो एक मशहूर बात होती है, लेकिन कही ये जा रही है कि जो है ना उसकी प्राइस ये है। अम्म, ये देखें, अगर आप यहाँ पे खबर देख रहे हो, माइक्रो स्ट्रेटेजी दुनिया की सबसे बड़ी कारोबारी इंटेलिजेंस कंपनियों में से एक है। ने बिटकॉइन में भारी सरमायाकारी की है और कई बार अपनी सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान किया है। इसकी बदौलत बिटकॉइन की कीमत में इजाफा हुआ से मजबूत ट्रेंड मिला। जबकि इब्तदाई सरमायाकार अपनी पोजीशन निकल रहे हैं और नई सरमायाकारी महदूद हो गई है तो कीमतों में कमी आना ये फितरी अमल समझा जा रहा है। तो ये माइक्रो स्ट्रेटेजी के जो शेयर्स हैं वो मुस्तकिल कमजोर हालत में चल रहे हैं। पहले इससे पहले भी गालिबन किसी सेशन के अंदर ये तफसील से बात हुई थी कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने अपने प्रीफर्ड शेयर्स जो है ना जारी किए हैं और कई तरीके से कोशिश की है कि हम लोगों से जो है ना वो पैसे खींच सके। तो इसकी एक हद होती है और वो हद अब खत्म हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना प्राइस उससे नीचे आ रही है।
अब अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे माइकल सेलर वो किसी तरीके से पैसे जमा कर लेता है और अपनी लिक्विडेशन प्राइस नीचे ले जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं लेके जा सकता और प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब उसको अपने बीटीसी उठा के बेचने पड़ेंगे। और वो बीटीसी जाहिर है ओवर द काउंटर बेचेगा, वो जाहिर सी बात है किसी एक्सचेंज पे आके बीटीसी नहीं बेचेगा कि एक्सचेंज पे एकदम जो है ना प्रेशर, सेलिंग प्रेशर बन जाए। लेकिन जब वो ओटीसी पे ओवर द काउंटर का मतलब ये होता है कि मैं गया और मैंने एक बंदे को बोला हाँ भाई बीटीसी खरीदोगे, उसने कहा हाँ खरीदूंगा, मैंने उसको दे दिया, उससे पैसे ले लिए, बात खत्म हो गई। तो जब वो ओवर द काउंटर ये वो बीटीसी अपने बेचेगा तो उसकी जब खबर लीक होगी तो मार्केट के अंदर एक जबरदस्त किस्म का पैनिक आएगा। और वो पैनिक वो होगा जो कि बड़ी तेजी से जो है ना प्राइस को नीचे लेके जाएगा। तो इस वक्त कहने के मुताबिक, खबरों के मुताबिक जो प्राइस चल रही है ये उसकी लिक्विडेशन प्राइस के बिल्कुल आसपास चल रही है। अब जाहिर सी बात है वो ये वो वाली लिक्विडेशन तो है नहीं जो कि फ्यूचर मार्केट के अंदर होती है। तो जाहिर सी बात है वो फौरन बेचेगा नहीं। लेकिन अगर फैसला हो जाता है कि हाँ भाई बेचना है तो प्राइस इधर से बड़ी तेजी से नीचे भी जा सकती है। अगर फैसला ये होता है कि हमने और सरमायाकारी उठानी है तो वक्ती तौर पे जो है ना हमें रिलीफ रैली दिखाई दे सकती है। ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन है उसके अंदर जो है ना नीचे जा सकती है। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो माइकल सेलर है माइक्रो स्ट्रेटेजी का, जो कि बहुत मशहूर है, ये इससे पहले गालिबन 90s या 2000 की जो है ना शुरू में डॉट कॉम बबल के अंदर भी अच्छी खासी मार खा चुका है। और अब की बार हो सकता है कि जब ये मार खाए तो इसकी मार की वजह से माइक्रो स्ट्रेटेजी भी तबाह हो। और जब ये तबाह होगी तो इसकी वजह से जो एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बहुत बड़ा एतमाद बना हुआ है वो एतमाद भी तबाह होगा। और जब वो एतमाद तबाह होगा तो हो सकता है हमें जो है ना मार्केट के अंदर काफी ज्यादा डाउन रैलियां देखने को मिले और प्राइस काफी ज्यादा नीचे जाती हुई हमें नजर आए। अब इस सारी सिचुएशन में हमारे करने का काम क्या है? तो अगर आपने एजुकेशनल चैनल में देखा हो कल, तो मैंने कुछ खरीदारियां की हैं और तकरीबन इस वक्त 70 से 72% तक जो मेरा कैपिटल है वो मैं अपना मुख्तलिफ जो है ना कॉइन्स के अंदर लगा चुका हूँ। बाकी जो 28 29% 27% जो कैपिटल है वो अभी यूएसडीटी में है। और वो मैंने आगे के लिए रखा हुआ है कि अगर आगे मजीद क्रैश होगा तो वहां से हम खरीदें। बात क्या है कि देखिए हम किसी भी लेवल पर यकीनी तौर पे ये नहीं कह सकते कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जो लोग ये दावा करते हैं ना, दावा गलत होता है। और जब उसके उलट हो जाता है तो फिर वो, जब सही हो जाता है तो उसका शोर मचा रहे होते हैं, जब उलट हो जाता है तो खामोश हो जाते हैं। मैं परसों, बल्कि कल कल सुबह जो है ना, मैं नाम नहीं लेता, एक इन्फ्लुएंसर की जो है ना वो मैसेज सुन रहा था। उसने कहा था कि अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है ना ऊपर जाएगी और कम से कम 90 तक जाएगी वगैरह। और जबकि मुझे उसके बिल्कुल उलट लग रहा था कि यार प्राइस को ऊपर जाने की कोई वजह नहीं नजर आ रही है, थोड़ा सा नीचे ही जाना चाहिए, और वो वाकईतन नीचे चली गई। तो ये जो दावे होते हैं ये वन साइड एक एनालिसिस होता है और जरूरी नहीं है कि मेरा या किसी और का एनालिसिस हमेशा दुरुस्त हो सकता है नहीं जाए, हो सकता है चली जाए। तो हमने जो करना होता है वो हमने तैयारी करनी होती है दोनों साइडों के लिए। तो हर लेवल के ऊपर हमें ये सोचना होता है कि कितना हमने खरीदना है, कितना हमने नहीं खरीदना। और अगर प्राइस हमारे सारे लेवल से नीचे चली जाती है तो उस सूरत में हमने अपने आप को कैसे रखना है, क्या करना है, ये बात हमने सोचनी होती है। तो मैंने जो अभी उसमें किया गुज़श्ता कल के दिन में, और उससे पहले भी थोड़ी सी जो है ना मैंने जो खरीदारी की, तो वो टोटल मिला के मेरी तकरीबन 70 से 72% तक की ऐसी है जो कि खरीदारी हो गई है। और मैं अभी मजीद इस इंतज़ार में हूँ कि मुझे मौका मिले और मैं ये जो बाकी की बची हुई 28% वो है, इसको भी जो है ना मैं खरीद सकूँ। क्योंकि देखें, अगर आप मार्केट में इन नहीं है तो बेचेंगे क्या? अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं बेचूंगा कैसे? तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास कोई चीज ना हो और हम बेचे उसको जो है ना बेच दें। तो बेचने के लिए चीज का होना जरूरी होता है और चीज के होने के लिए कहीं पे खरीदना जरूरी होता है। अगर हम हर लेवल पे यही सोचते रहें कि यार यहां से मार्केट नीचे भी जा सकती है तो वो तो लेवल हमसे सारे जाया हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जब गुज़श्ता बेयर मार्केट के अंदर प्राइस 15,500 पे टच हुई थी तो मैंने वहां पे जो खरीदारी की थी वो तकरीबन कोई 24 29 पे मेरी खरीदारी थी, 24 पे जो है ना कुछ खरीदारी थी, मेरी एवरेज जो है ना 24 25 के आसपास बन रही थी। और एक खरीदारी जो है ना मैंने 16,000 के आसपास की थी, क्योंकि हमारा ख्याल था कि ये 17 से नीचे नहीं जाएगी, लेकिन 17 से नीचे प्राइस चली गई थी।
तो उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट था वो हमने रख लिया था 10,000 के लिए, 12, 10 और 8,000 के लिए वो हमने रख लिया था, और उन लेवल्स तक जो है ना वो कभी भी प्राइस नहीं गई। तो अगर मैंने वो 17,000 वाली खरीदारी ना कर रखी होती है, अगर मैंने वो 24,000 वाली खरीदारी ना कर रखी होती है, अगर मैंने वो 29,000 वाली खरीदारी ना कर रखी होती, तो क्या होता कि जब प्राइस मुड़ के वहां से वापस जाती तो मैं हर उस पर ये सोचता कि वापस नीचे आएगी, नीचे दोबारा मैं खरीदूंगा, और वो कभी मुड़ के वापस नीचे नहीं आती, और मैं आज तक जो है ना बिल्कुल बाहर बैठा होता। तो लिहाजा हमने अपनी खरीदारी करनी होती है पैनिक से निकलकर। अगर प्राइस बिल्कुल नीचे चली जाती है, यहां इन पॉइंट से भी जो है ना बिल्कुल नीचे चली जाती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बीटीसी पेयर के अंदर ट्रेड करूंगा। क्रिप्टो मार्केट की खूबसूरती है बीटीसी पेयर्स। इसके अंदर ट्रेड का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कॉइन है सोलाना का जो है ना वो है, मैं सोलाना को बीटीसी में बेचता हूँ, बीटीसी से सोलाना खरीदता हूँ, सोलाना को बीटीसी में बेचता हूँ। प्राइस चलती रहेगी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, थोड़ा थोड़ा मेरा प्रॉफिट निकलता रहेगा। ओरिजिनल जो मेरा अमाउंट है ना वो या सोलाना की शक्ल में बाकी रहेगा या बीटीसी की शक्ल में बाकी रहेगा। और मेरे हिसाब से सोलाना एक अच्छा कॉइन है, मेरे हिसाब से लिंक एक अच्छा कॉइन है, और मुझे पता है कि एक रफ आइडिया के मुताबिक ये अगले जो है ना उस तक आराम से चलेगा, अगले बुल मार्केट तक, और उसमें वापस जो है ना ये ऊपर चला जाएगा। तो लिहाजा मुझे कोई लॉन्ग टर्म पे कोई नुकसान नहीं है। तो अगर ओवरऑल मेरा कैपिटल मुझे कम भी नजर आता है तो मैं यहाँ पे जो है ना मुस्तकिल अपना लेन देन करके अपना प्रॉफिट में निकाल रहा हूँ। फाइनेंशियल मार्केट्स के हवाले से एक बात जहन में रखनी चाहिए, बल्कि सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट नहीं, इस बात को जो है ना हर कारोबार में अपने जहन में रख लीजिए। जो पैसा हम शुरू में लेकर आते हैं मार्केट में, अकाउंटिंग की इस्तेलाह में इसको कहते हैं कैपिटल। ये कैपिटल जब हम एक बार मार्केट में लगा देते हैं तो ये कैपिटल वापस मार्केट से तब निकलता है जिस वक्त हमने अपना कारोबार वाइंड अप करना होता है। और नॉर्मली ये उस वक्त भी नहीं निकलता, लोग खा जाते हैं। पाकिस्तान की बात करूं तो लोग ज्यादातर खा जाते हैं। तो ये कैपिटल जो है ना उस वक्त मार्केट से निकलता है। उससे पहले इस कैपिटल को देखते रहना कि मेरा पोर्टफोलियो इतना हो गया, मेरा पोर्टफोलियो इतना हो गया, ये इंसान को सिर्फ नफसियाती बना सकता है, फायदा नहीं दे सकता। ये गया मार्केट के अंदर, इससे हमने प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट इससे हमने जनरेट करना है हर पॉइंट पर। जब एसेट्स रिकवर करेंगे ये वापस आ जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है। ये कई मरतबा अंदर जाएगा, कई मरतबा लो पे आएगा, कई मरतबा ऊपर चला जाएगा, ऐसी कोई इशू की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरी एवरेज जो थी वो 24,000 25,000 के आसपास थी, प्राइस फिर रही थी 15 15,500 पे। आज मैं मुड़ के अगर पीछे उसको देखूं तो क्या मेरा वो रिकवर नहीं हुआ? रिकवर भी हो गया, कई गुना ऊपर भी चला गया, मैंने उससे जो कमाना था वो कमा भी लिया, उस जमाने में भी कमा लिया। बाद में भी जो है ना मैंने तकरीबन 2 बार 33% जो है ना मैंने उसमें से बाहर निकाल ली, और वो मैंने जो है ना अपने मुख्तलिफ कामों के अंदर इस्तेमाल कर लिया। तो ये अगर मैं उस वक्त ये देखता यार मेरा पोर्टफोलियो नीचे आ गया, 25,000 की बाइंग हो अगर आपकी, और 15,000 पे आ जाए, तो कम से कम भी पोर्टफोलियो जो है ना वो आपका 40% तो डाउन आ गया होगा ना। तो अगर मैं उस वक्त ये देखता यार मेरा पोर्टफोलियो जो है ना ये 40% जो है ना वो डाउन आ गया है, तो फिर क्या होता, मैं वहां पे बेच के उसको रिकवर करने की कोशिश करता, और वो आज तक रिकवर नहीं हुआ होता, वो इसी तरीके से जो है ना चल रहा होता। तो ये बात जो है ना हमें समझनी चाहिए। तो अब जो मेरे करने का काम है, मैं उसका खुलासा करूं, वो ये है कि अगर प्राइस यहाँ से मुड़ के ऊपर जाती है तब भी मैं बीटीसी पेयर्स में अब ट्रेड करूंगा, मैं नॉर्मल पेयर्स को जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दूंगा। वजह यह है कि मुझे बीटीसी दोबारा जब तक एक 20 से ऊपर नहीं जाता तब तक जो है ना मुझे अब इस बीटीसी के कैपिटल को नहीं देखना। तो लिहाजा मैं बीटीसी पेयर्स के अंदर ट्रेड करूंगा, और अगर नीचे जाती है तो मजीद खरीदारी होगी, और उसके साथ तो मैं करूंगा ही बीटीसी पेयर के अंदर ट्रेड। तो ये जो है ना मेरा आज का वो था, खुलासा था। और जो मार्केट की सिचुएशन है ये जो है ना हमारी मुकम्मल तफसील से डिस्कस हो गई। उम्मीद है कोई चीज़ नहीं रही होगी। अब हम चलते हैं आप हजरात के सवालात की जानिब। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो भाई, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। हमारे एक उस्ताद थे, वो वो सिखाते थे, क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस हमें पढ़ाते थे 9th में। अल्लाह पाक ने उनको सलाहियत इतनी दी हुई थी कि वो जो अपना वो होता है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम वो बना सकते थे। और उन्होंने हम सबसे वादा किया हुआ था कि साल के आखिर तक जो है ना मैं तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के काबिल बना दूंगा। तो वो जो है ना रास्ते एक एक्सीडेंट में जो है ना दरमियान में वो हो गए, शहीद हो गए 2-3 महीने के बाद। अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। तो वो हमें कहते थे कि समझ में आई, ये पिछली भी गई।
तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम कोई चीज़ जो है ना वो सुनते हैं और उसकी वजह से पिछली चीज़ भी चली जाती है। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग शेयर होगी? नहीं जी। सेशन का खुलासा क्या है? सेशन का खुलासा यह है कि भाई मार्केट नीचे जा रही है, मजीद नीचे जाने की तवक्को है। अगर नीचे जाएगी तो हम मजीद जो है ना खरीदारी करेंगे, अगर ऊपर जाएगी तो हम बीटीसी पेयर के अंदर ट्रेड करेंगे, अगर नीचे जाएगी तो मजीद खरीदारी करके उससे भी बीटीसी पेयर के अंदर ट्रेड करेंगे। सुपर साइकिल का क्या चक्कर है मुफ्ती साहब? सुपर सुपर साइकिल कहते हैं बीटीसी की इस्तेलाह में, बीटीसी का नॉर्मल साइकिल जो आज तक चलता रहा है ये 4 साल का चलता रहा है। कि मतलब बीटीसी एक साल बुल मार्केट में रहता था, एक साल बीटीसी बेयर मार्केट में रहता था, 2 साल रिकवरी में रहकर फिर एक साल बुल मार्केट, फिर एक साल बेयर मार्केट, फिर 2 साल रिकवरी। ये 4 साल का साइकिल था और इसकी बेसिकली जो इसका ताल्लुक था वो हाविंग से जाना होता था। हाविंग के 6 महीने 7 महीने बाद ये स्टार्ट होके इस तरीके से बुल मार्केट स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद बेयर मार्केट हो गई। सुपर साइकिल कहते हैं एक ऐसे तवील साइकिल को जो कि जिसके अंदर ये 4 साल का अरसा ना हो, बल्कि बुल मार्केट स्टार्ट हो तो वो आगे चलती रहे 8 साल 10 साल 12 साल तक। अगर आप दोस्तों को याद हो तो इस साल के शुरू से लाइव सेशन तो मैं पता नहीं किस जमाने से ले रहा हूँ ना, मेरा ख्याल है साल से ज्यादा ही हो गया होगा। तो ये गुज़श्ता साल 2025 के जो है ना शुरू में मैंने ये बात कही थी कि देखें इस साल के अंदर दो इम्कान आते हैं। बाद में भी जो है ना सेशन में बात हुई थी, इस साल में दो इम्कान आते हैं। पहला इम्कान ये है कि अक्टूबर तक साइकिल खत्म हो जाए और या पहले उससे पहले सितंबर का इरादा वो था, जहन में था सितंबर या अक्टूबर तक जो है ना साइकिल खत्म हो जाए और प्राइस वापस नीचे आ जाए और नॉर्मल उसमें चलना शुरू हो जाए। दूसरा ये है कि इस बार बुल रन लंबा हो जाए, आहिस्ता 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 प्राइस जो है ना वो ऊपर जाती रहे। ये दो इम्कानात में से बेयर मार्केट वाला इम्कान जो है ना वो मजबूत हो गया। और अगर हम मैक्रो सिनेरियो को ना देखें तो हम इस वक्त ये कह सकते हैं कि बीटीसी ओवरऑल अभी भी बुल साइकिल के अंदर ही है, बस वो जरा सी जो है ना एक करेक्शन आई हुई है। लेकिन चूंकि हम मैक्रो सिनेरियो को देख रहे हैं तो हमें उसके अंदर, जब हम यहाँ पर थे इस साइड पर तब भी जो है ना हमें उसके अंदर नजर आ रहा था कि प्राइस ने मजीद नीचे ही जाना है। बाज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है और अभी भी चूंकि हम मैक्रो को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यार प्राइस यहाँ से नीचे जा रही है। तो सुपर साइकिल का मतलब ये होता है कि बीटीसी ऊपर ही जाता रहे, थोड़ी बहुत करेक्शन ले, करेक्शन लेने के बाद वो वापस अपनी ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू कर दे। अगर इस जगह से बीटीसी, इस पॉइंट से जो है बीटीसी वापस रिटर्न हो जाता और मुस्तकिल ऊपर चल रहा रहता तो हम यही कहते कि यार ये सुपर साइकिल ही चल रहा है। लेकिन बीटीसी इस पॉइंट से रिटर्न नहीं हुआ, बल्कि उसने आके जो है ना नीचे इसको ब्रेक किया है हमारे इस बॉक्स को भी, और यह बस अच्छा खासा जो है ना उससे नीचे की तरफ चल रहा है। ये देखिए ये पॉइंट था हमारा बॉक्स का, इधर से जो है ना ये इस हिस्से से ऊपर चला गया था, अब ये उससे ज्यादा अच्छा खासा नीचे चल रहा है। ये देखिए मेरे पास इस वक्त यहाँ पे बॉट स्लैश का वो आ रहा है लिंक बीटीसी, 1 घंटे के उस पर ओवरसोल्ड हो गया। तो ये इस तरीके से हम जो है ना आराम से ट्रेड भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से जो है ना सारा सिस्टम चल सकता है। बीटीसी पेयर शॉर्ट लॉन्ग ट्रेड बताएं। शॉर्ट और लॉन्ग का तस्वुर समझ लें। लॉन्ग का मतलब होता है मैंने आज एक चीज $10 की खरीदी, कल मैंने उसको $12 की बेच दी, $2 मेरा प्रॉफिट हो गया, $10 का कैपिटल मेरे पास साइड पे आ गया। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि मेरे पास एक चीज रखी हुई है, वो मैंने $12 की बेची, फिर $10 की दोबारा खरीद ली, $2 मेरे पास प्रॉफिट आ गया, $10 में तो वो चीज दोबारा खरीदी गई है। ये लॉन्ग और शॉर्ट का तस्वुर है। अब इसमें आप बीटीसी में बात करें या यूएसडीटी में, ये एक ही जैसा रहेगा। बीटीसी में मिसाल के तौर पर आपने एक चीज, एक बीटीसी की आज खरीदी, सही है, आपके पास बीटीसी था, आपने बीटीसी दिया, एक बीटीसी की एक चीज खरीदी और 1.2 बीटीसी की जो है ना वो कल बेच दी और 0.2 बीटीसी आपका प्रॉफिट हो गया, लॉन्ग है उसका। और अगर आपके पास एक चीज रखी हुई थी, आपके पास सोलाना रखा हुआ था या एथीरियम रखा हुआ था, सही है, और आपने 0.2 बीटीसी का वो बेचा और सॉरी 1.2 बीटीसी का वो बेचा और 1 बीटीसी का वापस खरीद लिया, तो ये जो 0.2 बीटीसी है ये जो है ना वो आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट होता है। ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज है। और वैसे इसको नॉर्मली लॉन्ग शॉट के जब हम नाम लेते हैं ना तो लोग समझते हैं फ्यूचर ट्रेड की बात हो रही है, हालांकि हम जो है ना इसकी स्पॉट ट्रेड की बात कर रहे होते हैं। और ये वही चीज़ है जिसको जो है ना हम बाय बैक वगैरह कहते हैं।
बीटीसी पेयर के अंदर ट्रेड करने का क्या मतलब है, थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए, और इससे फायदा क्या होगा अगर इसमें ना करें तो उसका क्या नुकसान है। बीटीसी पेयर के अंदर ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि क्लासेस में भी जो है ना वो ये चीज़ गुजरेगी, या गुजर चुकी होगी, मतलब ये कि आपने देखी होगी या नहीं अभी तक। तो बीटीसी पेयर में ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि हम बीटीसी देकर चीज लेते हैं और वो चीज देकर हम बीटीसी लेते हैं। सही है। अगर आप बाइनेंस पे जाएंगे, हम खोल लेते हैं लाइव में ही। हमारे बिलाल भाई के सर में दर्द हो रहा है, और इस सर में दर्द के साथ वो कह रहे हैं कि मैं आपकी जो है ना गुफ्तगू सुन रहा हूँ, ये मेरी करामत समझी जाए। अब में अगर कोई हीलर हैं तो उनको जो है ना इस वक्त हील कर दें। ये देखिएगा, ये मेरे सामने इस वक्त स्पॉट का वो खुला हुआ है, सही है, और आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बीटीसी यूएसडीटी। सही है। एथेरियम यूएसडीटी, बीएनबी यूएसडीटी। इसका मतलब क्या होता है, बीएनबी यूएसडीटी का मतलब ये होता है कि मेरे पास यूएसडीटी थे, मैं गया, मैंने जाके देखा कि बीएनबी की प्राइस क्या चल रही है, 749 चल रही है, मैंने $749 दिए, एक बीएनबी ले लिया। ये आसान अल्फाज में ये तरीका है। मेरे पास बीएनबी थे, मैं गया जाके $749 का बीएनबी बेचा, 749 यूएसडीटी मैंने ले लिए। बिल्कुल यही चीज बेआईनी ये जो है ना वो बीटीसी के अंदर भी होती है। उसके अंदर ये किस तरीके से होता है कि देखें, बीएनबी बीटीसी, मेरे पास बीटीसी मौजूद थे, मैं गया, मैंने जाके देखा कि एक बीएनबी जो है ना वो 0.0097 बीटीसी का चल रहा है। मैंने इतना बीटीसी दिया, यानी बीटीसी का कुछ हिस्सा है, मैंने जो है ना ये दिया, और दे के जो है ना एक बीएनबी मैंने ले लिया। बिल्कुल इसी के बरक्स मैंने बीएनबी दिया और बीएनबी दे के जो है ना मैंने बीटीसी ले लिया। अच्छा, स्पॉट में क्या होता है कि जब हम कोई चीज खरीद लेते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास यूएसडीटी थे, मैं गया और मैंने जाके 750 यूएसडीटी का एक बीएनबी मैंने ले लिया, तो वो बीएनबी मेरा हो गया। अब मेरी मर्जी है मैं उसको बीटीसी में बेचूं, मेरी मर्जी है मैं उसको यूएसडीटी में बेचूं, मेरी मर्जी है मैं उसको बेचूं ही नहीं, मैं उसको लेके जो है ना बाहर चला जाऊं। स्पॉट में होता यही है। तो मैं एक उसमें खरीदने के बाद दूसरे में बेच सकता हूँ, दोनों ट्रेडें एक दूसरे से चिपकी हुई तो होती नहीं है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता, मैं दूसरे में जो है ना उसको बेच सकता हूँ। तो ये बीटीसी पेयर में ट्रेड होती है। बीटीसी पेयर में ट्रेड का फायदा क्या होता है, फायदा इसमें नॉर्मली ये होता है कि जब मार्केट नीचे होती है और हमारा ख्याल होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम पूरी मार्केट से बाहर नहीं निकलते। देखें, अगर मैं $750 का बीएनबी बेचता हूँ, सही है, और मैं यूएसडीटी लेता हूँ, मेरे पास बीएनबी था मिसाल के तौर पर, मैंने इतने का बेच दिया, यूएसडीटी ले लिए, यहां से बीएनबी जो है ना वो ऊपर गया 800, 850, 900, 950, $1,000 पर। मैं कहाँ बैठा हूँ, वही $750 के ऊपर, क्योंकि मेरे पास तो यूएसडीटी है ना, मैं वहीं पे जो है ना बैठा हूँ। बीटीसी में ये होता है कि जब आपको ओवरऑल मार्केट ये ऐसे लग रही होती है कि अभी नहीं, 5 महीने 4 महीने बाद जो है ना इसने ऊपर जाना है, और वो किसी भी वक्त ऊपर की तरफ रुख शुरू करती है, मूवमेंट शुरू करती है, तो बीएनबी तो ऊपर जा रहा है, साथ में बीटीसी भी ऊपर जा रहा है ना। तो अगर मैंने बीएनबी देके 0.0079 बीटीसी लिया था, तो अब वो जो मेरे पास बीटीसी है इसकी भी प्राइस ऊपर जा रही है, तो ओवरऑल जो मेरा कैपिटल है, जो पोर्टफोलियो है, वो ऊपर ही जा रहा होता है। तो ये इसका फायदा होता है। और नुकसान इसका ये होता है कि अगर आप हाई मार्केट पर ये कर रहे हैं और ये नीचे आता है, तो आर्जी तौर पे आपको अपना पोर्टफोलियो डाउन जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने मिसाल के तौर पर 90,000 के जो है ना आसपास बीटीसी का जो है ना ये किया था, और अब जो है ना वो नीचे आ गया है 75,000 पर, 60,000 पर। तो अब जाहिर सी बात है आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो आपको डाउन नजर आएगा। लेकिन फायदा ये होता है कि आप मार्केट से किसी भी वक्त मुकम्मल आउट नहीं होते, जैसे ही मार्केट की मूवमेंट स्टार्ट होती है आप जो है ना अपना मुंह निकालना शुरू कर देते हैं। अब इस दरमियान में मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ, सही है, तो थोड़ा थोड़ा जो इजाफी प्रॉफिट का बीटीसी है ना वो भी निकल रहा है मेरे पास। उस प्रॉफिट के बीटीसी को मैं दोबारा इसमें लगा दूं, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं उसको निकाल के इस्तेमाल कर लूं। ओवरऑल जो मेरा कैपिटल है वो इन्हीं दो में चल रहा है, और ये किसी भी वक्त ऊपर जाने पे जाना मुझे इससे फायदा हो सकता है। अब नीचे बीटीसी में कहाँ पे बाइंग करेंगे, जब प्रिडिक्शन फंक्शन से वो आएगा, मौजूदा उससे, मौजूदा नहीं, जो पिछली हमारी लास्ट बाइंग हुई है, एक मेरा ख्याल है हमारी हुई है 78,400 के आसपास, और दूसरी जो है ना वो हमारी जो एवरेज बनी है वो 81,000 की बनी है। तो अब इनसे तकरीबन दोनों से 10-10% नीचे जब प्रिडिक्शन फंक्शन से हमारा अलर्ट आएगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक बाइंग होगी।
अभी इब्तदाई क्लास में हूँ, तकरीबन कोर्स के मुकम्मल के बाद अमली मैदान में कब कदम लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की तरफ कितनी प्रैक्टिस के बाद जाना चाहिए। जब आपको अपने ऊपर भरोसा होना शुरू हो जाए उस वक्त जो है ना आप जा सकते हैं। भरोसा होने का मतलब ये है कि आपको एक अंदाज़ा हो कि यार मैंने मार्केट का पैनिक देख लिया है और पैनिक में मुझे कोई मसला नहीं होगा, तो उस वक्त जो है ना आप जा सकते हैं। शुरू में जब इन्वेस्टमेंट की तरफ या ट्रेड की तरफ इंसान जाए तो छोटे छोटे अमाउंट से जाना चाहिए। फिर आहिस्ता 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 तो इतना वो हो जाता है कि उसके बाद बंदा पूछता नहीं है कि मैं कितना अमाउंट लेके जो है ना जाऊँ। और कोई सवाल है भाइयों? तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, बात कुछ ऐसी है कि ये टोटल इस वक्त सिचुएशन है। और मार्केट का भी आपने क्रैश के अंदर देखा होगा लोगों का पैनिक कैसा जो है ना, लोग कितने शदीद जो है ना पैनिक में मुब्तला होते हैं। और इससे पहले आपने लोगों को फोमो में भी देखा होगा, जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो 90s में जब गई थी तो उस वक्त फोमो में देखा होगा कि बस यहाँ से जो है ना ऊपर जाने वाली है, खासतौर पर 95 से 97 के दरमियान में। हमने जो लास्ट अपनी बीटीसी की सेलिंग की थी वो मेरा ख्याल है 92 के आसपास जो है ना वो सेलिंग हमने कर दी थी। और उसके बाद जो है ना मार्केट में थोड़ा सा फोमो शुरू हुआ, लोग जो है ना दबा के उसके अंदर घुसना शुरू हो गए। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इंसान को एक पत्थर की तरह होना चाहिए। उसके ऊपर किसी फोमो का, किसी पैनिक का, किसी क्रैश का, किसी ऊपर जा कोई असर ना हो। बस वो यूं बैठ के जो है ना इत्मीनान से देखता रहे कि अच्छा मार्केट चल रही है। ये चीज होनी चाहिए। और जब तक इस चीज को आप हासिल नहीं कर लेते, अल्लाह पाक सबको दे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा मेरी कोई जो है ना खुसूसियत है या मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, मैं भी कई मतलब हो जाता है पैनिक में आ जाता हूँ, लेकिन निस्बतन कम आता हूँ। तो जब तक जो है ना वो आप इस चीज को हासिल नहीं कर लेते तब तक जो है ना वो मार्केट से आप मार खाते रहिए। वेल्स जो होते हैं ना, बड़े वेल्स, इनके अंदर ऐसा कोई मसला नहीं होता, ये डाउन पे जाके इत्मीनान से खरीदते हैं, ऊपर से जो है ना ये बैठ जाते हैं। वॉरेन बफे का पिछले 1 साल से चल रहा है कि उसने पता नहीं कितने मिलियन डॉलर वो साइड पे करके रखे हुए हैं, नहीं खरीदारी कर रहा। नीचे जाएगा तो खरीदारी करेंगे। तो ये आराम से साल साल 2-2 साल जो है ना गुजार दिया करते हैं इसके ऊपर इंतजार के अंदर। क्रिप्टो मार्केट तो फास्ट है, इसमें तो साल गुजारने भी नहीं पड़ते, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है अभी। लेकिन आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो सालों की जो है ना बात होती है। 2017 में आपने बाइंग की, 2018 में आपने सॉरी 18-19 में जो है ना आपने बाइंग की डाउन में, और उसके बाद जो है ना जाके आपने 2025 में जो है ना सेलिंग की, तो अच्छा खासा जो है ना आपका प्रॉफिट है। तो ये जो बर्दाश्त होती है, ये बर्दाश्त बहुत अहम होती है। क्लास 4 में आपने एक प्लान शीट का पढ़ाया था, उस शीट का लिंक शेयर कर दीजिए। मेरा ख्याल है वो होगी ना, क्या नाम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शीट होगी। और उसी क्लास में नीचे जो है ना उसका लिंक भी मौजूद होगा। साइट पे जाएंगे ना तो नीचे उसका लिंक मौजूद होगा। वरना नहीं मिले तो फिर मैं ग्रुप में जो है ना उसको शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, हम यहाँ पे जो है ना अपने आज के सेशन का अख्तिताम करते हैं। उम्मीद यह है कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हिसाब से अच्छा होगा। मैंने कोशिश तो यही की है कि हम जो मार्केट की क्लियर सिचुएशन है उसके ऊपर बात कर सकें। बाकी ये है कि मार्केट तो चलती रहती है, दिन और रात, कभी के दिन बड़े होते हैं कभी की रातें बड़ी होती हैं। तो जब बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम हो और कहीं जो है ना बिल्कुल फंस जाएं तो उस वक्त जो है ना यही दोहरा लिया करें, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। मतलब ये कोई वजीफा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे इंसान को ये तसल्ली हो जाती है कि यार रात भी तो गुजर ही जाती है ना, तो यही हुआ करता है मार्केटों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।